Hello students, good morning. Today we shall discuss current electricity lecture 3 about cell. What is cell? A device which maintains potential difference in circuit. A device which maintains potential difference in circuit. एक ऐसी डिवाइस जो सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं सेल। अब इस पर किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। मान लीजिए एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस R है और एक सेल है। इस सेल का ईएमएफ है E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R। इसे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से जोड़ा जाता है। ईएमएफ क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल when in open circuit. It is the maximum potential difference between two terminals of cell when cell is in open circuit. जब सेल ओपन सर्किट में हो तो उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ईएमएफ कहा जाता है। और ईएमएफ को ई से लिखा जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट मिलकर जिस रेजिस्टेंस को ऑफर करते हैं, जिस रेजिस्टेंस को देते हैं, उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। सेल का इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट मिलकर जिस रेजिस्टेंस को देते हैं उस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं और इसे स्मॉल r द्वारा लिखा जाता है। किसी भी सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ईएमएफ कहते हैं व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। ये कहलाता है ईएमएफ। और किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट मिलकर जिस रेजिस्टेंस को ऑफर करते हैं उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं और इसे स्मॉल r द्वारा लिखा जाता है। अब आता है इसको सर्किट में कैसे कैलकुलेट करें। देखिए सर्किट में इसे कैसे कैलकुलेट करें। एक होता है किरचॉफ्स लॉ। उस किरचॉफ्स लॉ के ऊपर बेस है सम ऑफ ऑल ईएमएफ and product of current and resistance in a circuit is always zero. ये किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है। ये कहता है algebraic sum of all EMF and product of current and resistance is always zero. Means EMF और product of current and resistance का जो सम है वो हमेशा जीरो होता है। यदि हम किसी सेल के अंदर सर्किट में मूव करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल पर पहले पहुंचते हैं तो यहां पर सेल के ईएमएफ को पॉजिटिव लिखा जाता है। यदि किसी सर्किट में मूव करते टाइम पहले नेगेटिव टर्मिनल के सामने पहुंचते हैं या नेगेटिव टर्मिनल पर पहले पहुंचते हैं तो वहां पर ईएमएफ को नेगेटिव लिखा जाता है।
सर्किट में मूव करते टाइम यदि सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पहले आता है, हम मूव करते जा रहे हैं और हम पहले पॉजिटिव पर पहुंचे तो ईएमएफ को पॉजिटिव लिखा जाएगा। यदि सर्किट में मूव करते टाइम हम सेल के नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर पहुंच गए तो वहां पर ईएमएफ को नेगेटिव लिखा जाएगा। अभी देखिए इसको, ये एक सर्किट है ए बी सी डी। इस सर्किट के अंदर ए से बी के बीच में सेल ने कितना करंट सप्लाई किया, आई। ये आई करंट फ्लो करता हुआ आएगा यहां से नेगेटिव टर्मिनल। ए से बी के बीच में यदि हम आई आर लिखें तो वायर्स कंडक्टिंग है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, मींस आर की वैल्यू नेग्लिजिबल है, तो आई आर का प्रोडक्ट कितना होगा जी। इसलिए ए से बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 0 है, आई आर का जो प्रोडक्ट है वो क्या लिखा जाएगा, 0। मींस मैं ये लिखूं आई इंटू रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो आर ए बी की वैल्यू जो है वो 0 है, इसलिए आई आर ए बी की वैल्यू 0 बन जाएगी। इसलिए बी से सी के बीच में लिखें तो बी से सी के बीच में होगा आई आर, सी से डी के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, इसलिए आई आर का प्रोडक्ट 0 होगा। डी से ए की तरफ आते हैं, करंट आई और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल आर। यहां से मूव करते हुए जो सर्किट में आए तो पहले नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास पहुंचे, पहले नेगेटिव जो है टर्मिनल पर पहुंचे, इसलिए इस ईएमएफ को यहां पर क्या लिखा जाएगा, माइनस ई, और इनका सम क्या होगा, 0। यहां से यदि हम आई की वैल्यू लिखना चाहें तो आई को कॉमन ले ले, आर प्लस आर विल बी इक्वल टू ई, आई विल बी इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। यदि करंट को हम मैक्सिमम करना चाहते हैं तो इसको मिनिमम करना पड़ेगा, और ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम होना चाहिए, और ये मिनिमम कब होगा, व्हेन R इक्वल टू R। मीन्स किसी भी सेल के अंदर करंट मैक्सिमम तभी हो सकता है जब उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। और यदि हमें यहां से कैलकुलेट करना होता V, तो V को हम कैसे कैलकुलेट कर पाते, इसे V लिख सकते थे, बाकी को उधर भेज दे, ये हो जाएगा E माइनस आई आर। आई आर ओम्स लॉ लगा दे तो इसे V लिखा जा सकता है, प्लस आई आर माइनस ई इक्वल टू 0। तो हमें ये निकालना है, तो इस सारे को उठाकर राइट साइड में भेज दे। ये ई इधर माइनस का है, उधर जाकर प्लस का होगा, आई आर इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का। इस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में यदि हमें यहां से वैल्यू निकालनी हो स्मॉल आर की, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, v इक्वल टू हुआ ई माइनस आई आर v। अब यदि हमें r की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा आई आर विल बी इक्वल टू ई माइनस वी, और r की वैल्यू चाहिए तो आप इसे इधर भेज देंगे। हमें पता है ओम्स लॉ लगाते हैं तो ये बनेगा v बाई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर, आर उलट कर ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा ई माइनस वी डिवाइड बाई वी इंटू आर। इस तरीके से किसी भी सेल का आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, और उसका करंट निकाल सकते हैं। व्हाट इज सेल? इट डिवाइस व्हिच मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। जो वो डिवाइस जो सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है उसे हम सेल कहते हैं। यहां पर हमने किरचॉफ लॉ लगाया। किरचॉफ लॉ कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज 0। यदि लूप के अंदर हमारे मोशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम हो तो आई आर का प्रोडक्ट पॉजिटिव लिया जाएगा। यदि हमारे मोशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो
तो आई आर का प्रोडक्ट नेगेटिव दिया जाता है। यदि हम सर्किट में मूव कर रहे हैं और मूव करते टाइम पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं तो यहां पर ईएमएफ को पॉजिटिव लिया जाएगा। यदि हम मूव करते टाइम सर्किट में पहले नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं तो यहां पर ईएमएफ को नेगेटिव लिया जाएगा। ये सब कुछ हमने सेल में अप्लाई किया। ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस 0 था, बी से सी के बीच में करंट आई और रेजिस्टेंस आर, तो यहां से आप पोटेंशियल लिख सकते हैं आई आर। बी से सी के बीच में, सी से डी के बीच में रेजिस्टेंस 0, इसलिए यहां पर आई आर का प्रोडक्ट 0 होगा। डी से जब ए की तरफ प्रोसीड करते हैं तो करंट है आई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, तो आई आर का प्रोडक्ट स्मॉल आई इंटू स्मॉल आर। पहले देखो ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं तो पहले नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं, इसलिए ईएमएफ को क्या लिखा जाएगा, -E दैट इज इक्वल टू 0। आई को कॉमन ले लो, ई को राइट साइड को भेज दो, यहां से आप आई की वैल्यू लिख सकते हैं। इसके बाद में इसको आप आई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी लिखा जा सकता है, प्लस आई आर दैट इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ई। इसको इधर भेज दो तो ये आपके पास भी आ जाएगा। इसके बाद में आपने स्मॉल आर निकालना था तो स्मॉल आर इस तरीके से आप यहां निकाल सकते हैं। दैट इज एंड ऑफ दिस टॉपिक। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं किसी भी सेल्स को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक तो सीरीज, दूसरा पैरेलल। Cells in series. A number of cells are said to be connected in series if there is same current across each cell. मतलब हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स है और उनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो उन्हें सीरीज में कब कहा जाएगा। मान लीजिए एक सेल है जिसका ईएमएफ है E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। दूसरी एक सेल है जिसका ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। इन्हें दो तरीके से जोड़ सकते हैं, सीरीज में भी जोड़ सकते हैं, पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं। पर सीरीज कब कहा जाएगा, तो वे सीरीज तब कहा जाएगा जब हम इसे इस तरीके से कनेक्ट कर दें। और इस तरीके से कनेक्ट होने का मतलब है कि सेम करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो यहां से इस सेल का ईएमएफ है E2 और करंट जो सेट हो रहा है वो है I। नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में तब कहते हैं जब सभी सेल में करंट सेम फ्लो करता हो, तब उनको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इफ there is same current across each cell। बहुत सारी सेल को सीरीज में तभी कहते हैं जब सभी सेल में करंट की वैल्यू सेम हो। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। यदि मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को लिखता हूं तो पहले में हमने पढ़ा है ये होता है E माइनस आई आर। फर्स्ट सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा E1 माइनस IR1 बिकॉज करंट सेम है। और सेकंड के लिए लिखना चाहें तो ये होगा E2 minus I into R2 because current is same। Total voltage वो हो जाएगा V will be equal to V1 plus V2।
V1 E1 माइनस आई R1 प्लस E2 की जगह E2 माइनस आई R2। E1 E2 को इकट्ठा लिखे, E1 प्लस E2, इन दोनों में से माइनस आई को कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा R1 प्लस आई। V क्या है? ये पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पूरे सर्किट में जब भी कोई चीज लिखी जाती है इक्विवेलेंट की फॉर्म में लिखी जाएगी। I सेम है और इसे R इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है। ऑन कंपेयरिंग E and R both साइड, यदि दोनों साइड में E और R को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं R1 प्लस R2। कंसीडर टू सेल ऑफ EMF E1 and E2, internal resistance R1 and R2 connected in series as shown in figure। इस तरीके से ये cells in series, let us consider two cell of EMF E1 E2, internal resistance R1 R2 connected in series as shown in figure। मान लीजिए दो सेल हैं जिसके EMF E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, वो सीरीज में कनेक्ट है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। हम जानते हैं कि बहुत सारी सेल सीरीज में तभी होती है जब उनमें सेम करंट हो। यहाँ पर सेम करंट फ्लो कर रहा है। हम जानते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, E माइनस आई आर। फर्स्ट के लिए लगाना चाहे तो ये फर्स्ट के लिए लगा, यहाँ I1 क्यों नहीं किया? बिकॉज करंट इज सेम। सेकेंड के लिए लिखना चाहे तो V2 E2, टोटल वोल्टेज लिखना चाहे तो V1 प्लस V2, और फिर हम दोनों साइड कंपेयर कर देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। Hence, equivalent EMF in series equals to algebraic sum of all individual EMF of cells। और प्रॉपर E equivalent is equal to E1 plus E2, improper E equivalent is equal to E1 minus E2। सेम तरीके से हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यहाँ से इस तरीके से हम लिख सकते हैं। प्रॉपर सीरीज में ई इक्विवेलेंट लिखा जाएगा E1 प्लस E2। प्रॉपर सीरीज का मतलब है पहले सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो, ये प्रॉपर सीरीज होती है। यदि पहले सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट हो तो ये हो जाती है इम्प्रॉपर। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। लिखा सेल्स इन सीरीज। बहुत सारी सेल सीरीज में होती है यदि उनमें सेम करंट सेट हो। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो यहाँ से पहली सेल के लिए ये लिखें, दूसरी सेल के लिए ये लिख सकते हैं। टोटल निकाल लें, दोनों साइड कंपेयर। अब आता है सेल्स इन पैरेलल।
सेल्स इन पैरेलल। बहुत सारी सेल्स पैरेलल में कनेक्ट होती है यदि उनमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। इफ देयर इज सेम potential difference, a number of cells are said to be connected in parallel। बहुत सारी सेल्स को हम पैरेलल में तब कहते हैं यदि उन सब के अंदर सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो। यहां पर अपने पास दो सेल हैं, उनके ईएमएफ है E1 और E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल के R1 R2, दोनों पैरेलल में कनेक्ट होती हैं यदि दोनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो। सेल 1 कितना करंट सप्लाई करती है I1, सेल 2 कितना करंट सप्लाई करती है I2, तो इधर हो जाएगा I1 और इधर हो जाएगा I2। अब देखिए यहां से consider two cells of EMF E1 and E2, internal resistance R1 and R2 are connected in parallel as shown in figure। अब यदि हम मान लीजिए दो सेल है जिनके ईएमएफ है E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 R2, दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। फर्स्ट सेल ने I1 करंट सप्लाई किया, सेकंड सेल ने I2। अब हम यहां से लिख सकते हैं V इक्वल टू होता था E माइनस IR। हमें कैलकुलेट करना है I, तो हम यहां से लिख पाएंगे E माइनस V दैट इज इक्वल टू I इंटू R। हमें I लिखना है तो इधर से फर्स्ट सेल के लिए I1 E1 एंड दिस, सेकंड के लिए सेल के लिए I2, ये हो जाएगा E2 माइनस V बाई R2। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे भी ऐसे लिख सकते हैं। टोटल करंट I will be equal to I1 plus I2। I इसे लिखा जाएगा, टोटल है इसलिए इफेक्टिव लिखा जाएगा E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट माइनस V बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, इन दोनों में से V कॉमन ले सकते हैं। 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इज इक्वल टू E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट माइनस V बाई R इक्वलेंट। आप यहां से लिख पाएंगे, दोनों साइड को कंपेयर करें। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स ये हो जाएगा E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू
E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ये हो गया E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट। अब यदि आप यहां से E इक्वलेंट की वैल्यू लिखना चाहें तो दोनों साइड क्या कर दे आप, R इक्वलेंट से मल्टीप्लाई कर दे। R इक्वलेंट से मल्टीप्लाई करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, E इक्वलेंट। जैसे आपको E इक्वलेंट लिखना हो तो ये हो जाएगा R इक्वलेंट मल्टीप्लाई बाई R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 R2 मल्टीप्लाई बाई R इक्वलेंट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद में 1 बाई R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत सारी सेल्स पैरेलल में तब कहलाती है यदि प्रत्येक सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। यदि प्रत्येक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहलाएगी। आपको पता है V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर, तो आई आर विल बी इक्वल टू E माइनस V, और आपको लिखना है यहां से I, तो ये हो गया R, और इस R को ऐसे लिखा जा सकता है। पहले सेल के लिए यूज कर रहे हैं तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, सेकंड सेल के लिए लिख रहे हैं E2 बाई R2 V बाई R। टोटल करंट, क्योंकि यहां से I1 आया, इधर से I2 आया, दोनों यहां आकर ऐड हो गए, I1 I2 और ऐड होकर ये I बन गया। इस तरीके से आप टोटल करंट लिख सकते हैं। और टोटल करंट, क्योंकि यहाँ पर टोटल की बात हो रही है तो इफेक्टिव की बात हो रही है, इक्विवेलेंट की बात हो रही है, तो सेम सेंस में लिखा जाएगा। जैसे ही I होता था E बाई R माइनस V बाई R, इसे इक्विवेलेंट लिखना है तो R इक्विवेलेंट V बाई R इक्विवेलेंट। ऐसे आपने I इक्विवेलेंट की वैल्यू यूज की है, I1 की, I2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दिस इज सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आता है n आइडेंटिकल सेल्स। n identical cells in series। Consider n identical cells, each of EMF E and internal resistance small r, connected in series to capital R as shown in figure। मान लीजिए नंबर ऑफ सेल हैं, EMF है, R इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस तरीके से सब के सब सीरीज में जुड़े हुए हैं। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है यहाँ पर कैपिटल R। यहाँ से I करंट जो है वो सेटअप हो रहा है, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि I करंट कितना होगा। n आइडेंटिकल सेल है, सबकी सब सीरीज में है, टोटल इफेक्टिव
total effective EMF वो होगा N इंटू E। टोटल यह आएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस N इंटू R, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल होगा NR प्लस एक्सटर्नल हो गया R। करंट विल बी इक्वल टू टोटल इफेक्टिव EMF डिवाइड बाय टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। टोटल इफेक्टिव EMF डिवाइड बाय टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब यहां से दो स्पेशल केस आप कंसिडर कर सकते हैं। When NR is greater than capital R, करंट विल बी इक्वल टू, जो स्मॉल है उसको नेग्लेक्ट कर दें, ये हो जाएगा NE बाई NR। N से N कैंसिल, E बाई R। केस नंबर 2, when NR is smaller than capital R, I becomes equal to NE by capital R। जो स्मॉल है उसको नेग्लेक्ट कर दें, I becomes equal to NE by R। This is current in the circuit। ये है n identical cells in switch। मान लीजिए n नंबर ऑफ सेल हैं, प्रत्येक सेल का EMF है E और प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R। जैसा कि हमने पढ़ा था, E इक्विवेलेंट होता था E1 सीरीज में E1 प्लस E2 प्लस E3। हर सेल, यदि दो सेल होती अपने पास और दोनों सीरीज में होती तो ये 2E आता। 3 सेल होती तो यहाँ पर सीरीज में आता 3। अब अपने पास n तक सेल हैं तो यहाँ पर टोटल इफेक्टिव कितना हो जाएगा? N2। ऐसे ही R इक्विवेलेंट होता था सीरीज में R1 प्लस R2। दोनों आइडेंटिकल है और केवल 2 ही सेल है तो 2R आएगा। 3 सेल है तो यहाँ पर 3R हो जाएगा। 4 सेल है तो 4R, और अपने पास सेल की नंबर कितनी है? N, तो ये हो जाएगा NR। यहाँ पर सभी सेल का टोटल इफेक्टिव EMF है वो हो जाएगा NE, और सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा NR। क्योंकि ये सब सीरीज में है, सेम करंट है, तो सेम करंट है तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल करंट विल बी इक्वल टू टोटल इफेक्टिव EMF डिवाइड बाय टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। स्पेशल केस, NR इज स्मॉलर देन कैपिटल R, तो आप NR को नेग्लेक्ट कर देंगे, बनेगा NE बाई R। और इफ NR इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर दे, ये बनेगा NE बाई NR। N से N कैंसिल, E बाई R। नेक्स्ट आता है n identical cells in parallel combination। Consider n identical cells, each of EMF
E. Consider an identical cell, each EMF E, internal resistance small r, 2 external resistance कैपिटल। अपने पास n नंबर ऑफ सेल है, ईच सेल का ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ई स्मॉल आर, और इस तरीके से ये n तक हर सेल का ईएमएफ ई है, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। इसे हमने जोड़ दिया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, अभी हमने यहां पर पढ़ा था E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट, वो होता था E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अप टू En बाई R। आइडेंटिकल है तो यहां से आप E कॉमन ले सकते हैं, E विल बी इक्वल टू N बाई R। ये हो जाएगा अपने पास E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। जस्ट हम इसे ये लिख सकते हैं E बाई, और ये उलट कर नीचे लिख दिया जाए R बाई N। R इक्विवेलेंट इन पैरेलल वो हो जाएगा R बाई N, और इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इंटरनल तो हो गया R बाई N प्लस एक्सटर्नल हो गया R। करंट विल बी इक्वल टू टोटल इफेक्टिव ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सिंपली हम इसे लिख सकते हैं E बाई R प्लस एन आर बाई N, और N उलट कर ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं करंट इन द सर्किट। स्पेशल केस, when R by N is greater than capital R, मीन्स ये बहुत बड़ा है और कैपिटल R बहुत छोटा है, तो I becomes equal to E by R। केस नंबर 2, when R by N is smaller than, यहां तो आएगा R बाई N बड़ा था इसलिए यहाँ पर R बाई N करोगे, R बाई N से बनेगा N E बाई R। अब R बाई N is smaller than capital R, you can write E बाई R। देखो एक बार हम ये मान लेंगे कि इस टर्म को लेकर चल रहे हैं, R बाई N बड़ा है। जब R बाई N बड़ा है तो इस स्मॉल r, मतलब R बाई N बड़ा है तो इस वाले R को छोड़ देंगे, ये बनेगा E बाई R बाई R। R बाई N, ये N उलट कर ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा N E बाई R। एक बार हम मानेंगे R बाई N स्मॉल है तो इसको नेगलेक्ट करेंगे, ये बनेगा E बाई R। इस तरीके से आप करंट निकाल सकते हैं when n identical cells are in parallel combination to external resistance capital R। अब आता है भाई मिक्स ग्रुपिंग।
mixed grouping of cells. Consider Mn number of identical cells are connected as shown in figure to एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे अपने पास 100 ट्रीज हैं और उन सब को हम ग्रुप करना चाहते हैं, उनको हम प्लांटेशन करना चाहते हैं, ग्राउंड पर लगाना चाहते हैं, और ऐसे कर दें कि भाई हम इस तरीके से रो बना दें। ईच रो में कितने आ जाए 10, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी, तो रो हो जाएंगी अपने पास 10 और ईच रो में कितने हो गए प्लांट्स 10। सो वी कैन राइट टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स ईच रो में 10 और नंबर ऑफ रो 10, टोटल कितने 100। यदि हम एक रो के अंदर इनको देखेंगे तो सब सीरीज में नजर आएंगे, और यदि प्रत्येक रो को आपस में देखेंगे तो ये पैरेलल में नजर आएगी। इस तरीके का एक सिस्टम है, एक सेट है, उसको हम बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग। रो के अंदर सभी सेल सीरीज में होंगी और प्रत्येक रो आपस में पैरेलल में होगी। हमारे पास सभी आइडेंटिकल सेल हैं और ईच सेल का ईएमएफ है ई, ईच सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें हम देखिए कैसे लिखेंगे। नंबर ऑफ सेल इन ईच रो वो होगा n और नंबर ऑफ रो हो जाएगी m। टोटल इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, टोटल इफेक्टिव ईएमएफ है वो कैसे निकालेंगे। तो हम इसे ऐसे समझें कि ईच रो को रिड्यूस करके हम एक सिंगल सेल बना लें। हमें पता है इक्विवेलेंट ईएमएफ इन सीरीज होता था E1 प्लस E2 अप टू En, और सभी सेल आइडेंटिकल है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखा जाता था R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। सेल्स आइडेंटिकल है तो ऐसे आप NR लिख सकते हैं। पैरेलल में कैसे लिखा जाता था, आप पैरेलल का यूज कर लेंगे। इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव ईएमएफ इन रो वो हो जाएगा NE। इफेक्टिव ईएमएफ या इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन रो NR।
मीन्स इनको हम रिड्यूस करके कुछ ऐसा बना सकते हैं कि इसको केवल NE एक सिंगल सेल लिख दें जिसका EMF NE हो और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो NR, और ऐसी ऐसी रोज की नंबर कितनी है M। 1 बाई पूरे सर्किट का बात करें, इफेक्टिव EMF इंटरनल की बात करें तो ये होता है इफेक्टिव EMF इन सर्किट, वो होगा NE। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, जैसे ये होता था E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट, ईच सेल का NE और ईच सेल का NR, NE बाई NR कहां तक जाएगा, M तक जाएगा। NE को तो आप कॉमन निकाल लेंगे, M तक चला जाएगा। NE बाई ये हो गया M बाई NR, इसको उलट कर नीचे लाया जा सकता है। ये क्या है, ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आई है R इक्विवेलेंट। आप यहां से क्या लिखेंगे, देखिए टोटल इफेक्टिव EMF NE, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, वो बनेगा NR बाई M। अब टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा R प्लस NR बाई M। करंट विल बी इक्वल टू टोटल इफेक्टिव EMF बाई R प्लस NR बाई M। सिंपली इसे सोल्व करते हैं तो ये लिख सकते हैं NE बाई MR प्लस NR, और जो M आएगा नीचे उसको इधर, तो ये बन जाएगा MNE। करंट विल बी मैक्सिमम if MR प्लस NR, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। अब हम इसको ऐसे कंसिडर कर लें, रूट MR इसका स्क्वायर, इसे MR लिखा जा सकता है, प्लस रूट NR इसका स्क्वायर, इसे NR लिखा जा सकता है। इतनी ही क्वांटिटी ऐड कर दो और उतनी ही सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये बनेगा 2MNR इंटू R। इस वाले का एक फार्मूला बन गया, रूट MR माइनस रूट NR इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू MNR इंटू R। ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। दो क्वांटिटी का जो सम है वो मिनिमम हो, इसके लिए एक क्वांटिटी 0 होनी चाहिए या मिनिमम होनी चाहिए। अब ना तो M जो कि नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो कभी 0 नहीं हो सकती यदि हमने मिक्स ग्रुपिंग का यूज किया है, और बहुत सारी सेल हैं तो एक रो के अंदर नंबर ऑफ सेल्स है वो भी 0 नहीं हो सकती। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी 0 नहीं हो सकता और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी 0 नहीं हो सकता। ऐसे सिचुएशन के अंदर हम इनमें से पीछे वाली क्वांटिटी जो है, इस क्वांटिटी को 0 नहीं दिखा सकते। तो 0 कौन सी क्वांटिटी बची, MR प्लस NR N इंटू R, ये क्वांटिटी होगी 0। यहां से आप निकाल सकते हैं MR इक्वल टू NR, R विल बी इक्वल टू NR बाय N।
यही आपको निकालना था। देखिए मिक्स ग्रुपिंग, हमारे पास बहुत सारी सेल्स हैं और हम अपने सर्किट को एक ऐसा स्वरूप देना चाहते हैं जिसमें सेल्स सीरीज में भी हो और कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल में भी हो। यहां हम गिवन सर्किट में देख रहे हैं कि एक सिंगल रो के अंदर सभी सेल्स सीरीज में है, बिकॉज यहां पर करंट जो है एक रो के अंदर सेम होगा, बिकॉज करंट डिवीजन के लिए कोई अदर पाथ नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है। तो यहां पर सारी सेल्स जो है वो सीरीज के अंदर होगी, जबकि प्रत्येक रो आपस में पैरेलल में होगी, बिकॉज ईच रो के बीच में हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। तो यहां से हम जानते हैं कि रो के हिसाब से इसे रिड्यूस करें तो ई इक्विवेलेंट होता था रो में E1 प्लस E2 अप टू En। सभी सेल्स आइडेंटिकल हैं तो इसे क्या लिख सकते, दो सेल होती तो इसे लिखा जाता 2E। अपने पास सेल की नंबर n है तो इसे E इक्विवेलेंट को लिखा जाएगा n, और यहां से R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 ऐसे होता है सीरीज। आइडेंटिकल है तो 2 सेल होती तो इसे 2R लिखते हैं, सेल की नंबर n है तो ये nr बन जाएगा। इसका मतलब ईच रो के अंदर हम ये दिखा सकते हैं ये Ne तो इसका EMF है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस nr, और हर रो में आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सभी को हम किसमें जोड़ दें, ये सभी आपस में किसमें है, पैरेलल में, तो इनको हम पैरेलल में जोड़ें। पैरेलल के अंदर हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो ये सेम रहेंगे, और जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस लेना चाहें तो वो होगा 1 by R equivalent इक्वल टू नंबर ऑफ रोज डिवाइड बाय ईच रो का रेजिस्टेंस। R equivalent विल बी इक्वल टू NR by N हो जाएगा। अब ये पूरे सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, ये पूरे सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के साथ सीरीज बनाता है, तो ये टोटल बनेगा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ये हो गया एक्सटर्नल, ये हो गया इंटरनल। करंट टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक बार इसके स्पेशल केस के अंदर ये लगा सकते हैं कि इसको आप ग्रेटर ग्रेटर दिखा लें, स्पेशल केस में आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं R is greater than NR by M। उस सिचुएशन में करंट हो जाएगा NE by R, क्योंकि जो स्मॉल है उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। केस नंबर 2 में R is smaller than NR by M, उस सिचुएशन में करंट हो जाएगा NE by NR by M। उलट कर ऊपर MNE डिवाइड बाई NR, I will be equal to ME by R। इस तरीके से आप यहां से करंट की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां तक इसका लॉजिक है, करंट को मैक्सिमम दिखाने के लिए इसे मिनिमम दिखाना पड़ेगा, तो हम MR को लिख सकते हैं रूट MR का स्क्वायर, NR को लिख सकते हैं रूट NR का स्क्वायर। इतनी ही क्वांटिटी ऐड कर दी, इतनी ही क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट कर दी, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस दिस। दो क्वांटिटी का सम मिनिमम तभी हो सकता है जब एक क्वांटिटी मिनिमम हो, ये 0 हो, तो इस पहले वाली क्वांटिटी को हम यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं, और यदि इसे पहले वाली क्वांटिटी को मिनिमाइज करते हैं तो यहाँ से कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में रिलेशन आ जाता है। इस तरीके से हम cells in parallel combination कर सकते हैं। That is the end of chapter. Have a nice day for you.